वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिस इलेक्ट्रिक। तो स्टूडेंट, आज हम पावर और एलीट थ्योरी का पार्ट 2 करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो पहले वो देख के आएँ, तभी आपको पावर और एलीट थ्योरी के बारे में अच्छे से नॉलेज मिलेगी। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि पावर का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, कैसे पावर काम करती है, उसके बेसिक टैक्टिक्स क्या हैं, ठीक है, उसके मेन से कौन कौन से पर्सपेक्टिव हैं और पावर की कौन कौन सी टाइप्स हैं मेनली, हमने वो पुराने लेक्चर में कवर कर लिए थे। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि पावर और हेजेमनी का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, और कौन कौन से मेजर थिंकर हैं, जैसे कि फूको के विचार को जानेंगे हम, और हाना आर्ट का विचार, सी वी मैकफर्सन के विचारों को जानेंगे। और इस सभी को जानने के बाद हम लास्ट में एलीट थ्योरी करेंगे, ताकि आपको उसके बारे में अच्छे से नॉलेज मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं ग्रुप पर्सपेक्टिव की। ग्रुप पर्सपेक्टिव में पावर का ये मानना है, पावर के लिए ये मानना है कि सोसाइटी में, स्टेट में अलग अलग तरीके से ग्रुप होते हैं। कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो पावर को यूज़ करते हैं, वो किसी न किसी डायरेक्ट तरीके से पावर को यूज़ करके किसी स्टेट पे या किसी गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। नॉट ओनली स्टेट को या गवर्नमेंट, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूशन को भी वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो सोसाइटी में, जैसे कि मैंने कहा है कि अलग अलग तरीके के ग्रुप हैं। वो ग्रुप कौन से हो सकते हैं? वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, जैसे कि कोई लेबरर्स का ग्रुप है, ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर है तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी जैसे अलग अलग सोसाइटीज़ बन जाती हैं जो उस गवर्नमेंट सेक्टर को इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है, अपनी डिमांड्स रखती हैं, ठीक है। अगर आपने देखा होगा कि जो हमारी रेजिडेंशियल सोसाइटी हैं, उधर भी ऐसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस बन जाती हैं। वो भी एक तरीके का ग्रुप ही है, क्योंकि वो जो रेजिडेंट्स होते हैं उस सोसाइटी के, वो इकट्ठे होकर एक ग्रुप को फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, अपनी डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है, जहाँ कह सकते हो वो भी वेलफेयर के लिए। और इसी तरीके से अगर हम अमेरिका में देखें तो उधर भी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें भी अलग अलग तरीके के ग्रुप पाए जाते हैं, जिन्हें हम प्रेशर ग्रुप भी कह सकते हैं, ठीक है। वो प्रेशर ग्रुप भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके, दोनों तरीके से ही गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, ठीक है, इन्फ्लुएंस करते हैं। वो अपनी डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए वो गवर्नमेंट की पॉलिसी को रजिस्ट करते हैं और अपनी कुछ नई डिमांड्स रखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये ग्रुप पर्सपेक्टिव पावर का काम करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दी है, कुछ वर्कर का हो सकता है ग्रुप, ट्रेडर्स का हो सकता है, इंडस्ट्रियलिस्ट का हो सकता है, ठीक है। ऐसे ऐसे अलग अलग ग्रुप पाए जाते हैं जो पावर का यूज़ करते हैं। और कंस्ट्रक्टिव व्यू क्या कहता है? कंस्ट्रक्टिव व्यू कहता है कि पावर की कोई भी एक सिंगल डेफिनेशन नहीं हो सकती, ये हमेशा कंस्ट्रक्ट होती रहती है, ये कुछ ना कुछ बनती रहती है, और हम उसे ही सही मानते हैं जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि जब, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर किया था कि पावर अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से काम करती है। जैसे कि मैंने बताया था, अगर हम पावर को इकोनॉमिक्स में देखें तो पावर उधर मनी से के साथ रिलेट की जाती है, और जब हम पॉलिटिकल सिस्टम में देखते हैं तो पावर को गवर्नमेंट के साथ, रूलिंग क्लास के साथ रिलेट किया जाता है। तो ऐसे ऐसे पावर का कंस्ट्रक्टिव व्यू ये कहता है कि जो पावर का सिनेरियो है, इसकी जो फॉर्म्स हैं और इसका बेसिक जो काम करने का तरीका है, वो जगह के हिसाब से, स्पेस के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ बनता रहता है, जैसी जगह होगी उसी हिसाब से ही पावर का जो कंस्ट्रक्टिव व्यू है वो बोलता है कि उसकी अलग अलग तरीके से, उसकी हिसाब से ही, जगह के हिसाब से ही वैल्यू होगी। क्लास पर्सपेक्टिव में जो मेन काम किया है स्टूडेंट, वो किया है कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। और इनसे ही इन्फ्लुएंस होकर बाद में मैक्स वेबर ने भी अपने कुछ विचार दिए हैं, वो भी हम इसी वीडियो लेक्चर में आगे जाके कवर करेंगे। तो मार्क्स का मानना था कि पावर को सोसाइटी में दो तरीके के बंदे यूज़ करते हैं, ठीक है। पहले तरीके तो वो हैव वाले हो गए, जिनके पास इकोनॉमिक सोर्सेज हैं, उनके पास वेल्थ है, उनके पास और भी अदर रिसोर्सेज हैं, जिनकी बदौलत वो अपनी पावर को मेंटेन, अपना डोमिनेंस को मेंटेन कर सकते हैं। और दूसरी तरीके की क्लास है जो हैव नॉट्स वाली है, ठीक है। उनके पास भी रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन वो एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, वो वीक होते हैं सोसाइटी में। इसी से उनका कंसेप्ट निकला, एक अपर क्लास होती है, एक लोअर क्लास होती है। जो अपर क्लास वाले होते हैं, ठीक है, हैव वाले होते हैं, जिनके पास ऑलरेडी इतना वेल्थ, इतनी प्रॉपर्टी है कि वो अपने उस वेल्थ और अपने सोर्सेज की बदौलत वो दूसरी क्लास को डोमिनेट कर देते हैं। तो इसी तरीके से वो जो हैव वाले हैं वो एक्सप्लॉयट करते हैं जो हैव नॉट्स वाले हैं, ठीक है। जिसे कि हम, जो हैव वाले हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं बुर्जुआसीज, ठीक है, मार्क्स उसे बुर्जुआसीज बोलते हैं। और जो हैव नॉट्स वाले हैं, जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो हैं प्रोलेटेरिएट, ठीक है। तो इसी तरीके से जो क्लास पर्सपेक्टिव है वो काम करता है, वो पावर को बोलता है कि पावर एक्सप्लॉयटेशन का एक मीडियम है, ठीक है। एक्सप्लॉयट करता कौन है, पावर को यूज़ करता कौन है, वो यूज़ करता है हैव्स वाले, ठीक है। तो इसी तरीके से कार्ल मार्क्स का ये क्लास पर्सपेक्टिव जो पावर के कंसेप्ट में हम बात करते हैं, ये काम करता है।
ठीक है। अभी हम देखते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म पर्सपेक्टिव। पोस्ट मॉडर्निज्म में जब भी बात होती है तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि पोस्ट मॉडर्निज्म वाले इनके जो बेसिक थ्योरीज हैं, इनकी एग्जम्पशन क्या हैं। तो पोस्ट मॉडर्निज्म में जो भी थिंकर हैं वो एक इनका कोर आइडिया यही रहता है कि कुछ भी चीज़ का कोई भी सिंगल मायने नहीं हो सकता, उसके मल्टीपल मायने हो सकते हैं। मल्टीपल मायने से मेरा मतलब क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो पावर है वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्पेस में, सिचुएशन में अलग अलग तरीके से काम करती है। तो वो बोलते हैं कि हर एक फील्ड में पावर का कंसेप्ट डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, वो हमेशा एक समान नहीं रहता। ठीक है, जैसे कि ये बोलते हैं देयर इज़ नो ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ठीक है, कुछ भी रियल नहीं है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में काम करता है। उसके अलग अलग एक से ज़्यादा भी मतलब हो सकते हैं, काम करने के तरीके भी ज़्यादा हो सकते हैं और उसकी फॉर्म्स भी ज़्यादा हो सकती हैं, कोई भी सिंगल फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन कौन से थिंकर हैं। जैसे कि जीन ल्यूटार्ड हैं, ठीक है, उन्होंने पोस्ट मॉडर्न कंडीशन दी बुक है इनकी। ठीक है, और जैकिस ड्रिडा का फेमस कंसेप्ट है डीकंस्ट्रक्टिविज्म का। ये यही चीज़ बोलते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी, जो इनका पोस्ट मॉडर्निज्म का मेन कंसेप्ट ही है कि हर एक चीज़ डीकंस्ट्रक्ट होती रहती है। ठीक है, पहले एक कोई फॉर्म बनती है, उसके बाद कोई नई फॉर्म बनती है। ठीक है, वो टूट जाती है, उसके बाद एक फिर एक नई बनती है। तो ऐसे एक प्रोसेस चलता रहता है। तो जब हम बात करते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म की इन पावर में, तो ये बोलते हैं कि पावर की फॉर्म्स चेंज हो जाती हैं। ठीक है, अगर पावर का कोई पहले और मायने था तो ये टाइम और स्पेस के हिसाब से ये चेंज हो जाएगा, ये भी बदल जाएगा, ये भी परमानेंट नहीं है। ठीक है, जैसे कि ट्रेडिशनल वे में हम पावर को एक पॉलिटिकल पावर के तौर में अगर बात करें तो पावर पहले एक मोनार्क यूज़ करता था। ठीक है, जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स में, ठीक है, पहले राजा होता था, वो किंग होता था, वो पावर को एक्सरसाइज करता था। और टाइम के साथ डेमोक्रेसी आ गई। ठीक है, बीच में डिक्टेटरशिप भी आ गई। तो इसके मायने बदलते रहते हैं कि कौन कैसे पावर को यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो सिचुएशन के हिसाब से ये वो डीकंस्ट्रक्ट होता रहता है, ये पोस्ट मॉडर्निज्म का कहना है। ठीक है, आपको ये बात भी याद रखनी होगी, जो फूको हैं, ठीक है, वो भी पोस्ट मॉडर्निज्म के ही समर्थक हैं, उनके भी आइडियाज़ कुछ ऐसे ही हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे। और जब हम अभी बात करते हैं हाना आर्ट की, तो हाना आर्ट ने पावर को अपने तरीके से डिफ़ाइन किया, क्योंकि जो जो इनका बचपन था, जो इनकी लाइफ थी, वो ऐसी लाइफ थी कि इन्होंने एक अलग तरीके से पावर को समझा और उसी तरीके से इन्होंने अपनी थ्योरी डेवलप की। इनका ये मानना था कि जो पावर है और वायलेंस है वो आपस में इंटरलिंक्ड है। पावर ही एक तरीके से वायलेंस को फॉर्म करती है। ठीक है, ये क्यों करती है स्टूडेंट्स? क्योंकि जब इन्होंने जर्मनी में, ठीक है, तब के टाइम हिटलर था, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ज्यूज़ को मार दिया था। तो उन्होंने देखा कि हिटलर के पास इतनी पावर है कि वो लोगों को मरवा रहा है। तो इन्होंने देखा कि वो लोगों के ऊपर वायलेंस कर रहा है। तो वहीं से इनका कंसेप्ट निकला पावर एंड वायलेंस का। ठीक है, लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि जो पावर है, ठीक है, वो सोसाइटी के जो इंडिविजुअल हैं वो भी उसे एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन इनका मानना कुछ डिफरेंट तरीके का था। इन्होंने कहा कि जो पावर किसी इंडिविजुअल के पास है वो एक तरीके की सॉफ्ट पावर है, वो एक तरीके की कमज़ोर पावर है। इनका मानना था कि पावर को अगर सोसाइटी में एक्सरसाइज करना है तो किसी ना किसी इंडिविजुअल को ग्रुप फॉर्म करना ही पड़ेगा। जब वो पावर एक ग्रुप के पास आ जाएगी, वो एक कम्युनिटी के पास आ जाएगी, सोसाइटी के ज़्यादा मेंबरों के पास आ जाएगी, तभी वो गवर्नमेंट को या अथॉरिटी को चैलेंज कर सकते हैं। इनका यही मानना था, बेसिक आइडिया इनका यही था कि एज़ कम्पेयर टू ग्रुप, ठीक है, हमेशा इंडिविजुअल के पास कम पावर ही होती है। ये हम नॉर्मल लाइफ में भी दे सकते हैं। अगर किसी एक पर्सन ने, ठीक है, गवर्नमेंट को रजिस्ट किया, किसी तरीके से अपोज किया, तो उसकी इतनी नहीं सुनी जाती। लेकिन वहीं पे अगर कोई ग्रुप इकट्ठा हो जाता है, जैसे कि कोई स्टूडेंट यूनियन इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, कई तरीके के प्रेशर ग्रुप्स इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, तो जब वो इकट्ठे होकर काम करते हैं तो उनका इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा रहता है। तो यही इनका बेसिक आइडिया था। और इनकी एक बुक है ऑन वायलेंस, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, ये भी पूछी जा सकती है कि हाना आर्ट ने अपना वायलेंस का आइडिया कहाँ से दिया था, ठीक है, कौन सी बुक थी, ठीक है, कब आई वो। तो ये बातें आप ध्यान में रख लेना। अभी हम बात करते हैं सीवी मैकपर्सन की। तो इनका बेसिकली पावर को लेके दो तरीके के इनके व्यूज़ थे। एक तो इन्होंने बोला कि पावर होती है एक्सट्रैक्टिव पावर, ठीक है, एक होती है डेवलपमेंटल पावर। एक्सट्रैक्टिव पावर से मतलब ये क्या है कि जब आप पावर को किसी से एक्सट्रैक्ट करते हो, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि कोई जनरेशन्स है, ठीक है, हमारे किसी पूर्वज के पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज थे, इतनी ज़्यादा वेल्थ थी, ठीक है, कि वो
इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया कि वो किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी अदर पर्सन को, ठीक है, वो डोमिनेट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं कि वो उसकी बदौलत, उस रिसोर्सेज की बदौलत वो दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो यहीं पे मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका आपको क्रक्स देना चाहूँगा कि मान लो ए है, ए के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और उसकी आगे वाली जनरेशन बी है और बी के बाद सी है, सी के बाद डी गई। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो डी के पास भी पावर होगी क्योंकि उसके पास भी इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, ठीक है, क्योंकि वो उनको ट्रेडिशनल वे में मिला, हेरिडिटरी में मिला, ठीक है। तो डी ने जो अपनी पावर, उन्होंने अपना डोमिनेंस बनाई रखा जो सोसाइटी में, वो किसकी बदौलत बनाई रखा, डी ने अपनी पावर कहाँ से एक्सट्रैक्ट की, वो सी से की, सी ने कहाँ से की, बी से की, और बी ने कहाँ से की, ए से की। तो इस तरीके की जो पावर होती है वो एक तरीके की एक्सट्रैक्टिव पावर होती है, ठीक है। और अदर साइड डेवलपमेंटल पावर क्या है, जब मान लो अगर आपके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं लेकिन वो रिसोर्सेज को, वो अपनी वेल्थ को, आप कोई एग्ज़ाम क्रैक कर लो, ठीक है, या आप इतनी ज़्यादा मेहनत कर लो कि आप कुछ अचीव कर लो लाइफ में, और उस अचीवमेंट के बेस पे आपके पास इकोनॉमिक सोर्सेज भी आ गए, आपके पास प्रॉपर्टी भी आ गई, आपके पास अदर रिसोर्सेज, कंफर्ट जोन भी आ गया आपका जो, ठीक है, आपको चाहिए होता है ज़रूरी चीज़ें, ठीक है, वो आपके सभी आपके पास आ गई। तो उस तरीके की जो पावर है, क्योंकि वो सभी कुछ अपने आपने खुद से डेवलप किया है, आप उस रिसोर्सेज की जो आपने खुद से डेवलप किए हैं उसकी बदौलत आप पावर को इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि आप उसके बदौलत ही आप पावर को एक्सरसाइज कर सकते हो, अपना डोमिनेंस बना सकते हो। तो उस तरीके की जो पावर होती है वो डेवलपमेंटल पावर होती है, ठीक है। इनका ऐसे था जिस पे इन्होंने ये अपने विचार दिए, उसका नाम है एसेज इन रिट्रीवल, ठीक है। ये कब आई थी, 1973 में। तो ये बातें आप ध्यान रख लेना। अभी हम बात करते हैं मैक्स वेबर के पावर के बारे में। मैक्स वेबर का भी यही मानना था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये अपने विचारों, इनके विचार थे जो कार्ल मार्क्स के काफ़ी ये इन्फ्लुएंस थे उनके विचारों के। तो ये बेसिकली इनका जो क्रक्स है मैं आपको वो बता दूं। ये कहना चाहते थे कि अगर हम मान लो सोसाइटी को क्लास लेस कर भी दें, ठीक है, जैसे कि मार्क्स ने कहा था कि क्लास लेस सोसाइटी होनी चाहिए, ठीक है, अपर लेवल, ठीक है, लोअर लेवल, हाई क्लास, ये कंसेप्ट हम ख़त्म भी कर दें, तो ये मैक्स वेबर ये बोलते थे कि इसके बदौलत भी कुछ सोसाइटी में ऐसा कोई ग्रुप बच जाएगा जो पावर को यूज़ करेगा, क्योंकि किसी भी तरीके से सोसाइटी में हमेशा एक तरह की इनइक्वालिटी बनी ही रहेगी, हमेशा किसी के पास भी इतने ज़्यादा रिसोर्सेज इक्वल नहीं हो सकते, किसी ना किसी के पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसोर्सेज या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर हमेशा होगी। तो ये यही बोलना चाहते थे कि अगर क्लास लेस सोसाइटी भी बना दो तभी भी पावर जो एक्सरसाइज करेगा वो कुछ चूजन फ्यू करेंगे, कुछ लिमिटेड बंदे पर्सन ऐसे होंगे जो पावर को इस्तेमाल करें ही करेंगे, ठीक है। तो इनका यही पावर के लिए क्रक्स था, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, पावर एंड हेजेमनी। ये इस हेजेमनी की मेन बात करने वाले ग्रामसी थे। ग्रामसी ने ये बोला कि जो पावर है वो हेजेमनी से डायरेक्टली लिंक्ड है। हेजेमनी का स्टूडेंट बेसिकली मतलब होता है कि जब आपको किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होके आपको दबा दिया जाए, ठीक है, आपके ऊपर किसी तरीके का इन्फ्लुएंस डाल के या प्रेशर डाल के आपको किसी तरीके की, मतलब वो डोमिनेट कर दे बंदा, तो उस तरीके को हम बोलते हैं हेजेमनी, ठीक है। आप किसी के दबाव में आके जब कोई काम कर देते हो तो वो हम कह सकते हैं कि किसी ने आपको, आपके ऊपर हेजेमनी यूज़ कर ली है। तो हेजेमनी भी एक तरीके को बोल सकते हैं कि वो पावर को यूज़ कर रहा है, ठीक है, आपको डोमिनेंस करने के लिए, आपको डोमिनेट करने के लिए, ठीक है। तभी इन्होंने जो ग्रामसी थे, इन्होंने सिविल सोसाइटी का कि भी कंसेप्ट दिया। इन्होंने बोला कि जो पावर है वो सोसाइटी में सिविल सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर सिविल सोसाइटी किसी स्टेट में, किसी सोसाइटी में स्ट्रांग है, ठीक है, सिविल सोसाइटी में भी इंडिविजुअल्स भी होते हैं, अगर वो सिविल सोसाइटी वाले इंडिविजुअल, ठीक है, अपने पावर, अपने हकों को लेके, राइट्स को लेके इतने ज़्यादा अवेयर हैं कि वो उस पावर की, वो अपनी अवेयरनेस की बदौलत, ठीक है, इंटेलिजेंट होने के बावजूद वो हेजेमनी को अपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली दो ही कंसेप्ट दिए थे इनको, जो मेन कंसेप्ट है, एक तो इनका ग्रामसी का हेजेमनी का कंसेप्ट है जो इन्होंने पावर के साथ रिलेट किया है, और दूसरा इनका कंसेप्ट सिविल सोसाइटी का है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं हमारे मेन थिंकर के, जो जिनके ऊपर पावर का काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक फ्रेंच थिंकर थे, ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पोस्ट मॉडर्निज्म के साथ जुड़े हुए एक थिंकर हैं, ठीक है। फ्रांस में इनका बर्थ हुआ था अक्टूबर 15 को, ठीक है। ये किन के आइडियाज़ के ऊपर इन्फ्लुएंस हुए थे, हॉब्स के, लीगल के, मार्क्स के, मैकियावेली के, ठीक है। अब इनके बाद, ठीक है, टी एच ग्रीन को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया।
तो अभी हम देखते हैं कि ये पावर के बारे में कहना क्या चाहते हैं। इनका ये मानना था कि जो ट्रेडिशनली पावर है, ट्रेडिशनली पावर जैसे काम करती है, जैसे कि हमने स्टेट को इन्होंने अगर सेंटर में रखें तो स्टेट के बारे में इनका ये विचार था कि स्टेट की वर्किंग को हम ये नहीं बोल सकते कि वो किसी तरीके से लोगों को, इंडिविजुअल को एक्सप्लॉयट कर रही है। ठीक है, अगर स्टेट में मान लो कोई गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट को तो हम इलेक्ट करते हैं। ठीक है, वो किसी ना किसी तरीके से वो सर्वसम्मति से ही गवर्नमेंट पावर में आती है, फॉर्म में आती है। तो स्टेट का, गवर्नमेंट का तो काम है स्टेट के लिए काम करना। ठीक है, वो लोगों के लिए पॉलिसियाँ, रूल एंड रेगुलेशन बनाई गई। तो ये बात बोलते हैं, वो को कहते हैं कि उस तरीके की पावर को हम ये नहीं कह सकते कि भी वहाँ पे पावर का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उनका तो काम ही है। ठीक है, जो मान लो पावर में आएगा, जो गवर्नमेंट में आएगा, गवर्नमेंट को हमने अथॉरिटी दे दी ना कि आप हमारे लिए कुछ डिफरेंट पॉलिसी, हमारी वेलफेयर के लिए काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये इनका बेसिकली मानना था। ये तो जो ट्रेडिशनल तरीके से पावर काम करती है, हम उसे नहीं बोल सकते कि वो किसी तरीके से इंडिविजुअल को एक्सप्लॉयट कर रही है। ठीक है, जैसे कि इन्होंने एग्ज़ाम्पल भी दी कि जब मैकियावेली ने द प्रिंस की बात की। ठीक है, तो किसी न किसी तरीके से प्रिंस में मैकियावेली ने किंग की पावर को जस्टिफाई किया। ठीक है, क्योंकि अगर लोगों ने किंग को चूज़ किया है तो वो एक जस्टिफाई तरीके से ही चूज़ किया है, वो जस्टिफाई तरीका है। क्योंकि अगर लोगों ने किंग को बनाया है, ठीक है, तो लोगों का ये काम भी है कि वो किंग के अकॉर्डिंग अपना काम करें। जो किंग रूल एंड रेगुलेशन स्टैब्लिश करेगा उसके तरीके से वो काम भी करे। सेम तरीके से जैसे हॉब्स ने लेवियाथन का कंसेप्ट दिया था कि जो सभी राइट्स हैं वो लेवियाथन को सौंप दिए जाएँ। तो उसके ये तो एक, जैसे कि सोशल कंट्रैक्ट की उनकी थ्योरी थी हॉब्स की। तो सोशल कंट्रैक्ट में क्या था कि जिन भी लोगों ने सोशल कंट्रैक्ट किया था उन्होंने अपनी जो राइट्स थे वो लेवियाथन को दे दिए थे। ठीक है, तो इसी तरीके से जब पर्सनल विल के तरीके से उन्होंने अपने राइट्स किसी को दे दिए तो उस तरीके से ये फूको बोलते हैं कि वो तरीका गलत नहीं है, क्योंकि वो अपनी आपकी खुद की विल से। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हमने गवर्नमेंट की बात की। ठीक है, कैसे वो काम करती है लोगों के अगर ऊपर, वो स्टेट में रह के गवर्नमेंट काम करती है तो वो एक तरीके से वो गलत नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये बात है, अगर गवर्नेबिलिटी में आपको कोई पूछा जाता है कि ये टर्म किसके साथ रिलेट करती है, तो ये आपको याद रखना है कि ये फूको के साथ रिलेट करती है। और फूको का एक और इम्पॉर्टेंट आइडिया था इनका, पावर एंड नॉलेज का कंसेप्ट। इन्होंने नॉलेज को पावर के साथ रिलेट किया। इनका मानना था कि मान लो किसी के पास अगर नॉलेज ज़्यादा है, ठीक है, तो ऑलरेडी वो पर्सन दूसरे के ऊपर सुपीरियर हो गया। क्योंकि अगर मान लो किसी के पास ज़्यादा नॉलेज है तो ऑब्वियसली आप उसके साथ compete नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके पास रैशनल थिंकिंग की भी ज़्यादा होगी, उसके पास डिबेट करने के लिए टॉपिक भी ज़्यादा होंगे जिसे आप क्रिटिक नहीं कर सकोगे। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा कि आप उसकी नॉलेज की वजह से आप उससे इन्फ्लुएंस्ड होगे। ठीक है, उसने, दूसरे बंदे ने अपनी नॉलेज के बलबूते पे आपको डोमिनेट कर दिया। तो इसी तरीके से पावर एंड नॉलेज आपस में वर्क करती है। मतलब अगर किसी के पास नॉलेज ज़्यादा हो तो हम कह सकते हैं कि उसके पास पावर भी ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर किसी के पास पावर ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि उसके पास नॉलेज भी किसी तरीके से ज़्यादा है, क्योंकि अगर वो पावर को एक्सरसाइज करने की उसमें कैपेबिलिटी है तो उसके पास दूसरों से कुछ अलग नॉलेज भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यही इनका मानना था। और यहाँ पे हम अभी इनकी मेन बुक्स देख लेते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको मेन बुक्स ही दी हैं, या एक बार आप पढ़ लेना, और अगर वीडियो पॉज करके देख लेना, आप नोट्स में लिख लेना। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हो, उधर से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ठीक है, डिसिप्लिन एंड पनिश, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। ठीक है, ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अभी हम बात करते हैं एलीट थ्योरी की। पावर के बारे में इतना सारा कुछ आपको जानने के बाद, कैसे पावर काम करती है, इसकी कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, ठीक है, इसका काम करने का तरीका क्या है, कैसे ये इन्फ्लुएंस करती है, हेजेमनी क्या है, ठीक है, वायलेंस के बारे में पावर का क्या आपस में लेना देना है, इस सारी चीज़ों को समझने के बाद आपको एलीट थ्योरी के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। कुछ ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि इसमें मेन 3 ही थिंकर हैं जिन्होंने एलीट थ्योरी के ऊपर काम किया हुआ है। ठीक है, उनमें से कुछ हैं मेन जो थिंकर हैं, परेटो है, मॉस्का है, ठीक है, मिशेल्स हैं। ठीक है, इन्होंने काम किया हुआ है। ठीक है, पहले तो ये जान लो कि इलीट का मतलब क्या है। ठीक है, ये ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। इलीट का मतलब होता है समथिंग एक्सेलेंट, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, जो हमेशा दूसरी चीज़ों के ऊपर कुछ सुपीरियर होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ही इलीट थ्योरी काम करती है, जैसे कि मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। पहले हम देखते हैं कि मॉस्का के विचारधारा क्या है, सॉरी।
परेटो की विचारधारा क्या है। तो परेटो ये कहते हैं कि स्टेट को रन दो तरीके के लोग करते हैं, एक तो गवर्निंग एलीट होते हैं और एक नॉन गवर्निंग एलीट होते हैं। गवर्निंग एलीट वो हो गए जो किसी तरीके से इलेक्ट होके आए हैं, ठीक है, वो इलेक्टेड भी हो सकते हैं, ठीक है। मान लो किसी कंट्री में अगर कोई डिक्टेटरशिप है, और मान लो किसी चीज़ में जैसे इंग्लैंड में है, ठीक है, मोनार्की सिस्टम है, वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड गवर्निंग एलीट है, ठीक है। गवर्निंग एलीट का क्या मतलब हो गया, इस्टेब्लिश भी, उनको पीपल ने ऑथोराइज कर दिया कि हाँ ये बंदा हमारे ऊपर रूल एंड रेगुलेशन कर सकता है, हम इसे गवर्नमेंट में देखना चाहते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से जो लोग हो गए, ठीक है, वो गवर्निंग एलीट हो गए। लेकिन ये मानते थे कि इसके साथ नॉन गवर्निंग एलीट भी होते हैं। परेटो का मानना था कि नॉन गवर्निंग एलीट वो गवर्निंग एलीट होते हैं, वो तरीके के लोग होते हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से गवर्नमेंट में शामिल होते हैं, ठीक है। वो कौन हो सकते हैं, लोग जिनके पास वेल्थ ज़्यादा हो, ठीक है, रिसोर्सेज ज़्यादा हो, और किसी तरीके से मान लो किसी के में हेरिडिटी तौर पे ही किसी ने कोई बंदा, ठीक है, कि कोई फैमिली पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़ी हुई हो, ठीक है, उसके आगे वाली जनरेशन भी जुड़ जाए, उसके आगे वाली भी जुड़ जाए, तो वो लोगों के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए भी, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए भी गवर्नमेंट के साथ जुड़ जाते हैं। तो ऐसे कुछ जो नॉन गवर्निंग एलीट हैं, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं स्टेट को रन करते हैं, क्योंकि उनका भी कुछ सेल्फ इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे तरीके से जो स्टेट है, सोसाइटी है, दो तरीके से रन करती है। एक तो इसे चलाने वाले गवर्निंग एलीट होते हैं और दूसरे होते हैं नॉन गवर्निंग एलीट, ठीक है। ये परेटो का मेन जो इनका आइडिया था ये था। और मॉस्का का क्या कहना था, ठीक है। मॉस्का ने अपना एक ऐसे लिखा था, द रूलिंग क्लास, ठीक है, 1896 में, ये भी आप ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने कहा था कि रूलिंग क्लास में वो वाले कुछ व्यक्ति होते हैं, वो इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी पावरफुल हैं, ठीक है, उनके पास वेल्थ है, ठीक है, उनका एक सोसाइटी में ऐसा स्टेटस है कि उनको जो आम लोग हैं उनसे हमेशा वो सुपीरियर लेते हैं, ठीक है। तभी तो हम बोलते हैं ना भी इलीट थ्योरी। इलीट थ्योरी यही है कि आप दूसरों से, नॉर्मल जो पीपल हैं उनसे सुपीरियर हो, ठीक है, आपका लेवल अपर लेवल है, ठीक है, आप टॉप लेवल पे हो, ठीक है, तभी तो आप इलीट हो ना, यूनिक हो, कुछ आप में स्पेशल है। तो ये मॉस्का बोलते थे कि ऐसे कुछ रूलिंग क्लास होते हैं जिनके पास में पावर, वेल्थ होती है, ठीक है, दूसरों से ज़्यादा होती है, जो किसी ना किसी तरीके से वो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, ताकि वो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ बनाने के लिए इन्फ्लुएंस कर दें जो उनके कहीं ना कहीं हक में जाके वो काम करती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही रूलिंग क्लास का इनका कंसेप्ट है कि रूलिंग क्लास वो वाले, यही जो वेल्थ वाले ही पीपल हैं, यही एक तरीके से रूल करते हैं लोगों के ऊपर, ठीक है। ये इनका मॉस्का की थ्योरी थी। तो इनका और भी एक मानना था कि जो रूलिंग क्लास है, ठीक है, ये रूलिंग क्लास का ही एक तरीके से जो स्टेट के रिसोर्सेज होते हैं उनके ऊपर इनका कंट्रोल होता है, ठीक है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट को कुछ करना है, ठीक है, तो रूलिंग क्लास के को मद्देनज़र रखते ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा गवर्नमेंट को भी, क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्शन में वो भी तो हेल्प करेंगी और बाद में गवर्नमेंट उनकी हेल्प करेगी। तो इनका इनडायरेक्ट तरीके से इनका जो सोसाइटी में वेल्थ होती है, ठीक है, उनकी जो पोजीशन होती है, ठीक है, सोसाइटी में वो सुपीरियर होती है, उसी तरीके से ये पावर को एक्सरसाइज करते हैं और अपनी हेजमनी बनाई रखते हैं सोसाइटी में, ठीक है। ये मॉस्का का विचार था। और जब हम बात करते हैं मिशेल की, तो मिशेल ने एक इनका जो फेमस स्लोगन है, ये अक्सर पूछा जाता है नेट में कि आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की ये किसने दिया था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि रॉबर्ट मिशेल ने ये दिया था। इनका मानना था ये था कि सोसाइटी में कुछ ऐसे ग्रुप्स या ऐसे इंडिविजुअल हो सकते हैं कि जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, काम करते हैं। इसका ये मतलब है बेसिकली, ये आपको मैं एक रक्स बता देता हूँ कि जो मिशेल का आइडिया था, ये बोलते थे कि जो सोसाइटी को रन करने वाले हैं वो कुछ ऐसे सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करने वाले लोग हैं जो सोसाइटी की वेलफेयर के लिए नहीं काम करते, वो बल्कि अपने लिए ही काम करते हैं, ठीक है। तभी इन्होंने बोला है कि वो ऐसे ओलिगार्की काम करते हैं, ठीक है। ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें कुछ पर्सनल के इंटरेस्ट को मद्देनज़र रख के ही गवर्नमेंट अपने काम करती है, ठीक है। वो लोगों को ज़्यादा बड़े स्टेट को या किसी नेशन को कंसीडर नहीं करती, वो बस किसी छोटे मोटे 10-15 लोगों के लिए, ठीक है, जो पावरफुल लोग हैं उनको, उनके इंटरेस्ट को देखते हुए ही काम करती है। तो ये रॉबर्ट मिशेल का पावर के ऊपर, ठीक है, इनके विचार थे। तो यही थी एलीट थ्योरी, ठीक है। बेसिकली इसमें 3 थिंकरों की थ्योरी है, ठीक है। परेटो हो गए, मॉस्का हो गए, मिशेल्स हो गए, ठीक है। तो आई होप आपको पावर के बारे में जानने के बाद आपको एलीट थ्योरी के बारे में भी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी।
होगी। ठीक है, तो अभी और देख लेते हैं कौन कौन से और भी थिंकर हैं। ठीक है, अगर ये सारे थिंकर भी आप इस PDF में से पढ़ लेना और वीडियो पॉज करके भी आप देख लेना एक बार, 2-3 बार अगर आप इसे रिवाइज़ करोगे तो जब भी अगर नेट में या किसी अदर कंपटीशन एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन बन जाता है तो आपको पता होगा कि ये थिंकर पावर के साथ रिलेट करती हैं। जैसे कि जो मेजर हैं एलीट थ्योरी में, हमें इनको कवर कर ही लिया, हानार्ट को कवर कर लिया, ठीक है, और मैक्स वेबर को कवर कर लिया, हॉब्स के बारे में और मैकियावली के बारे में आपको मैंने बता ही दिया। और इसके बाद भी अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में भी आपको कोई वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप इसी वीडियो लेक्चर के नीचे कमेंट कर देना। मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द आपको उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, तो अगर आपको इस कंप्लीट लेक्चर की, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 की आपको PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। ठीक है, वहाँ से आपको किसी भी लेक्चर की आपको PDF मिल जाएगी। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और उनको भी नॉलेज मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए थैंक यू।